चलिए जरा ध्यान से देखो, ये जो परफॉर्मेंस प्रिज्म है बेसिकली ये भी एक, ध्यान से सुनना कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क ही है। तो सर अब इसको शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि देखो जितने भी हमारे पास केस स्टडीज हैं वो कोई ना कोई मॉडल पर आधारित हैं, जो आपको मॉडल स्पेसिफिक दिए गए हैं। तो एग्जाम में जब आए ना मॉडल, तो एक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है कि इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, की पॉइंट्स को ध्यान रखो, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़कर दिमाग लगाओ कि ये कौन से मॉडल से लिंक कर रहा है, और फिर उस मॉडल का कॉन्सेप्ट की पॉइंट आप बैक ऑफ द माइंड में तैयार रखो, और फिर केस स्टडी को पढ़ो। तो की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए और उनकी डिटेल केस स्टडी से निकालकर उसमें प्लेस करते जाओ, यह तरीका होगा आपका। हो सकता है कोई एक आध केस स्टडीज ऐसी भी दे दे जो किसी एक पर्टिकुलर मॉडल से रिलेट ना करती हो, समझ रहे हो, तो वो फिर वहां कॉमन सेंस भी लगेगी। तो वहां फिर हम ये कहेंगे कि एज ए आप बिजनेस ओनर, आप मालिक हो, वो दिमाग लगाओ कि भाई मेरा बिजनेस है। तो जब आपके दिमाग में ये आएगा ना कि यार मेरा बिजनेस है, मेरा लॉस ना हो, तो आपका दिमाग अपने आप चलेगा। क्योंकि जब पैसे का लॉस होता है तो ऑटोमेटिकली दिमाग चलता है। भाई हमने कई जगह देखा होंगे ना कि कोई भी बिजनेसमैन है भाई, उसने बिजनेस मॉडल नहीं पढ़े भाई, पर फिर भी वो अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो वो एक अपनी कॉमन सेंस लगा रहा है। बट अगर आपने बिजनेस मॉडल पढ़े हैं तो आपके पास मॉडल भी है और बिजनेस माइंड भी है कॉमन सेंस वाला, तो आप उससे बेहतर तो कर ही पाओगे एटलीस्ट। आगे बात समझ में। तो जो भी केस स्टडीज अगर एग्जाम में आती है और वो एक पर्टिकुलर केस मॉडल से रिलेटेड नहीं होती है, तो एक जनरल कॉमन सेंस लगाकर आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। यानी बिजनेस माइंड लगाओ आप अपना, कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो किस तरह से मैं काम करूं कि मेरी प्राइस मेंटेन हो, कॉम्पिटिटर को बीट करूं, कॉस्ट कम आए, सेल बढ़े, ग्रोथ हो, दूसरे से आगे निकलूं, लाइक क्या स्ट्रेटेजी लगाऊं मैं, ठीक है। तो ये एक बिजनेस माइंड वाला थॉट प्रोसेस आप लगाओ वहां पर, जहां पर कोई एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ना हो क्वेश्चन की, राइट। तो ये तरीका आप दिमाग में हमेशा लेके चलो, ठीक है। और जो केस स्टडीज हमने दी हैं, जो बिजनेस मॉडल दिए हैं, ठीक है, उनको कोरिलेट करो, उनके की पॉइंट ध्यान में रखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ में परफॉर्मेंस प्रिज्म, ठीक है। परफॉर्मेंस प्रिज्म का मतलब क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पर, ये एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क है। अब और भी हैं, बट ये कहलाता है सेकंड जनरेशन, ये कहलाता है आपका सेकंड जनरेशन, ठीक है। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, एंडी नीली एंड क्रिस एडम ने, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई ये औरों से अलग है, ये सेकंड जनरेशन परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क है। क्योंकि और जो मॉडल है हमारे, बैलेंस स्कोर कार्ड हुआ, ठीक है, या परफॉर्मेंस पिरामिड हुआ, या बैलेंस स्कोर कार्ड, ये ना एक तो इंफॉर्मेशन बहुत सारी देते हैं, जंबल हो जाती है, और दूसरा ये सिर्फ शेयर होल्डर और कस्टमर पर फोकस करते हैं। तो केवल यही एक ऐसा मॉडल बना दिया इन्होंने प्रिज्म, जो इन दो के अलावा और भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। मतलब ये प्रिज्म कहता है कि भाई आप केवल शेयर होल्डर्स और कस्टमर को फोकस कर रहे हो, ओ भाई इसके अलावा और भी तो हैं, कस्टमर है, ठीक है, शेयर होल्डर्स है, ठीक है, एम्प्लॉइज भी तो हैं आपके, गवर्नमेंट भी तो है, सोसाइटी भी तो है, नहीं भी, तो इन लोगों का भी तो ध्यान में रखो आप। इन लोगों को आप क्यों भूल जाते हो, नहीं, आपका सप्लायर भी तो है, एम्प्लॉइज, सप्लायर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, ये लोग भी तो हैं। तो इन सब का भी तो आप ध्यान में रखो, यानी इन सब की जरूरत भी तो पूरी करो कि वो हमसे क्या चाह रहे हैं, नहीं? तो अगर हम इन सब पर फोकस करते हैं तो ऐसा एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट बनाओ जो इन सब की जरूरत को पूरा करे, ये दिखाए। मतलब हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जो इन सब, जो ये सब हमसे चाहते हैं, क्या हम इन सब की जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क कहलाता है परफॉर्मेंस प्रिज्म। अब ये इंट्रोड्यूस किया था नीली एंड क्रिस एडम ने, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इसके 5 फैसेट यानी तथ्य यानी पहलू हैं, ठीक है। ये कहता है इस परफॉर्मेंस मेजरमेंट के 5 तथ्य बता रहे हैं। स्टेक होल्डर का सेटिस्फैक्शन,
मतलब वो हमसे क्या चाहते हैं, अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन हम उनसे क्या चाहते हैं, राइट। स्टेक होल्डर में क्या क्या आ गए, शेयर होल्डर, कस्टमर, ये दो तो सब में आ रहे थे, ये इसमें भी आएंगे, ठीक है। शेयर होल्डर का मतलब इन्वेस्टर, और हाँ जी हमारे सप्लायर, हमारे एम्प्लॉइज, सोसाइटी और गवर्नमेंट, इनको भी आप इंक्लूड करो, ठीक है। तो ये हमसे क्या चाहते हैं, हम उनसे क्या चाहते हैं, यानी उनका हमारे प्रति क्या कंट्रीब्यूशन है। उसके लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद हमने किस प्रोसेस को फॉलो किया, क्या उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए मेरे पास इतनी ताकत है, यानी कैपेबिलिटीज। तो 5 चीजों को ये लेके चलता है, तो बता पाता है कि ये परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क समझ में आ गया ना भाई। जैसे एक फोटो का फ्रेमवर्क होता है ना, बाउंड्री हो गई, तो ये ऐसा परफॉर्मेंस थर्मामीटर है जो इन 5 की जरूरत को पूरा करके दिखाता है। आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये मेजर करता है, राइट। किन 5 की, क्लियर हो गया। वो सारे 5 हमारे कहलाते हैं स्टेक होल्डर। तो ये 5 पहलू भी बता रहा है, क्या स्टेक होल्डर का हमारे प्रति कंट्रीब्यूशन, उनका सेटिस्फैक्शन, हम क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, और कैपेबिलिटीज। क्लियर पार्ट भी। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अच्छा ये प्रिज्म क्या कहना चाहता है, इस तरीके का प्रिज्म होता है ये, ठीक है। मतलब स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन यानी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, ये हमारा पार्ट है। वो ये कहना चाहता है, प्रिज्म का मतलब है कि जैसे एक जगह से हम रोशनी भेजें, नहीं तो वो जब निकले तो वो कई चीजों को फोकस करे, यानी एक एक्ट आपके कई परिणाम दे, इसलिए प्रिज्म कहा गया है इसको। कि स्टेक होल्डर का जो सेटिस्फैक्शन है, आई मीन मतलब वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, ये किसका परिणाम होगा, ये किसका परिणाम होगा, हमारी स्ट्रेटेजी का, हमारे प्रोसेस का, हमारी कैपेबिलिटीज का, और फिर हम उनसे क्या चाहते हैं, राइट। तो ये हमारे एफर्ट्स हो जाएंगे, ये बेसिकली हमारे एफर्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से उनका वो हमसे क्या चाहते हैं ये पता लगेगा, परिणाम में हम उनसे क्या चाहते हैं, क्लियर। तो सबसे पहली बात अगर हम करें कि स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे समझाते हैं। हाँ जी, ये सबसे पहली बात है, ये शुरू किया था किसने, क्रिस एडम, ये शुरू किया था, हाँ जी, एंडी नीली एंड क्रिस एडम। एंड क्रिस एडम, ये इसके जन्मदाता थे, ये कह दो आप, ठीक है, ये इसके जन्मदाता थे, राइट, क्रिस। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परफॉर्मेंस प्रिज्म, ओके। ये कहलाता है बेसिकली परफॉर्मेंस, ये कहलाता है हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क। ये कहलाता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क, राइट भाई, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा कहलाता है सेकंड जनरेशन, ये कहलाता है बेसिकली सेकंड जनरेशन परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क। यानी ये भी कह सकते हैं ये ऑल्टरनेट मेथड है, इट्स ए ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑफ अदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हाँ जी, मतलब जो दूसरे परफॉर्मेंस मेजरमेंट मॉडल हैं उनमें क्या कमी थी उसको दूर करता है। उनमें क्या फोकस करते थे, सिर्फ शेयर होल्डर्स और केवल इन्वेस्टर और कस्टमर, राइट भाई। जो अदर मॉडल्स हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट मॉडल्स हैं, फ्रेमवर्क हैं, ठीक है, फोकस ओनली ऑन शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर, राइट।
और ये हमारा जो परफॉर्मेंस प्रिज्म है, ये जो परफॉर्मेंस प्रिज्म है, ठीक है, ये फोकस करता है, ये फोकस करता है स्टेक होल्डर्स पर, ये फोकस करता है स्टेक होल्डर पर। स्टेक होल्डर में क्या आते हैं हमारे बेसिकली, हाँ जी, स्टेक होल्डर में कौन कौन आ जाएगा, हाँ जी, स्टेक होल्डर इंक्लूड्स इन्वेस्टर, राइट, हाँ जी, कस्टमर, हाँ जी, और सप्लायर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट और सोसाइटी, ये इन सब को कवर करता है, ठीक है। तो ये इस परफॉर्मेंस प्रिज्म में बेसिकली हम बात करते हैं, इट इंक्लूड्स 5 फेसेट, 5 तथ्य, 5 पहलू की तरफ ये ध्यान देता है, ठीक है, ये 5 पहलू की तरफ ध्यान देता है। हाँ जी, फर्स्ट पहलू क्या कहना चाहते हैं हम, फर्स्ट पहलू, हाँ जी, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, स्टेक होल्डर हमसे क्या चाहते हैं, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, राइट भाई, ठीक है, हम भी तो उनसे चाहते हैं, हम भी तो उनसे चाहते हैं, राइट भाई, वो हमसे क्या चाहते हैं, केवल यहीं तक तो बात नहीं होती ना, हम भी तो जो बॉल फेंकोगे वो वापस तो चाहोगे नहीं। स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन, स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, हाँ जी, तीसरा, हाँ जी, इसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, ओके, हाँ जी, स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए आपके पास प्रोसेस होना चाहिए, ओके, अब उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और आपके पास रिसोर्स हो, टेक्निकल पैसा हो, राइट भाई, तब आप ये काम कर पाओगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या मतलब परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि क्या सबको जो चाह रहे थे वो मिल गया या नहीं मिला, मिल गया तो ओके है, नहीं मिला तो इसका मतलब मीजर देखोगे कि क्यों नहीं मिला, क्या कारण है, फिर उसको इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा सेकंड जनरेशन परफॉर्मेंस प्रिज्म, ठीक है। यहां ये कहते हैं बेसिकली, इसको अगर मैं बात करूं कि वो हमसे क्या चाहते हैं, हम उनसे क्या चाहते हैं, तो ये कहलाता है क्विड प्रो क्यू, मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, राइट भाई, मतलब ऐसा होता है ना गिव एंड टेक, इसका मतलब होता है गिव एंड टेक, इस पर आधारित है ये, वन वे नहीं है ना, टू वे ट्रैफिक है, राइट भाई, ये वन वे नहीं है हमारा, टू वे ट्रैफिक है, ठीक है। अब ये इस बात पर विश्वास करते थे कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करें, राइट थिंग्स, अगर हम सही चीजें करेंगे, अगर हम सही चीजें मेजर करेंगे, राइट थिंग्स आर मेजर्ड, ठीक है, तो क्या होगा, जो बाकी की चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगी। अगर आप सही मेजरमेंट करोगे तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगी, ये इस बात को फोकस कर रहे थे। क्या कहना चाह रहे हैं, इफ राइट थिंग्स आर मेजर्ड, ये कहना चाहते हैं इफ राइट थिंग्स आर मेजर्ड, इफ राइट थिंग्स आर मेजर्ड, अगर हम सही चीजें मेजर करें, देन अदर will fall automatically, हाँ जी, अदर जो चीजें थी वो ऑटोमेटिकली इसमें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है, वो ये इस बात को लेके चल रहे थे। अच्छा, अब एक एक करके समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। स्टेक होल्डर का सेटिस्फैक्शन, ठीक है, स्टेक होल्डर में क्या आएंगे, स्टेक होल्डर, हाँ जी, सेटिस्फैक्शन,
ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे कराता हूं, एक मिनट। यहां कहते हैं हम देखो ध्यान से, स्टेक होल्डर, ठीक है। हाँ जी, उनका सेटिस्फैक्शन, समझ रही, मतलब वो हमसे क्या चाहते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, मैं उनसे क्या चाहता हूं, राइट। कैसे पता चलेगा, कि मैं उनकी जरूरत को पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, उसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, राइट। परफॉर्मेंस मेजर्स, परफॉर्मेंस मेजर, बहुत ध्यान से समझते जाना जरा। ये पूरा मैंने कंट्रोल बना दिया आपके लिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, स्टेक होल्डर, सबसे पहली बात मैं करूंगा मेरे इन्वेस्टर, यानी शेयर होल्डर्स, ठीक है, यानी शेयर होल्डर्स, ओके। दूसरा मैं बात करूंगा किसकी, कस्टमर की, राइट। तीसरी मैं बात करूंगा, हाँ जी, हमारे वेंडर, सप्लायर, ओके। चौथी मैं बात करूंगा किसकी, एम्प्लॉइज, स्टाफ, ओके। पांचवी सरकार, गवर्नमेंट, एंड देन सिक्स्थ सोसाइटी, ओके, राइट बे। बताओ जरा, वो हमसे क्या चाहते हैं, इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं तो फ्री में थोड़ा लगाएंगे, नहीं, हायर रेट ऑफ रिटर्न, वो हमसे क्या चाहेंगे, हायर रेट ऑफ रिटर्न, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमसे क्या चाहेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लगाया उस पर ब्याज, उस पर फायदा। अच्छा, कस्टमर मुझसे क्या चाहेगा, सेटिस्फैक्शन, यानी डिलीवरी ऑन टाइम, क्वालिटी, सस्ता टिकाऊ बढ़िया, नहीं, वो मुझसे क्या चाहेगा, क्वालिटी, अच्छा सामान मिले, ऑन टाइम डिलीवरी मिले, नहीं भाई, और लो प्राइस मिले, नहीं, सस्ता मिले, टिकाऊ बढ़िया मिले, समय पर मिल जाए, यही तो चाहेगा। चलो भाई, सप्लायर क्या चाहेगा, सप्लायर कौन होता है, हु सप्लाई द गुड्स, जो मुझे रॉ मटेरियल देता है, तो वो चाहेगा कि सर पेमेंट टाइम से मिल जाए, मैं उससे ज्यादा सामान खरीदूं, नहीं भाई, मैं उससे बल्क परचेज करूं, वो चाहता है मैं उससे बल्क परचेज करूं, नहीं, हेल्दी रिलेशन, यानी पेमेंट उसको टाइम से मिल जाए, नहीं, मैं उससे ज्यादा सामान खरीदूं और पेमेंट उसको टाइम से मिल जाए, नहीं भी, और ज्यादा मिले, यानी बेटर प्राइस मिले, क्लियर। एम्प्लॉय क्या चाहते हैं, सर सैलरी ज्यादा मिले, और क्या, बस सिंपल सी बातें हैं ना। एम्प्लॉय क्या चाहते हैं, हायर सैलरी, जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिले, नहीं, हाई पे मिले, ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी एनवायरनमेंट उनको अच्छा मिले, नहीं, बेटर फील करे वो, उनकी फीलिंग बेटर हो, नहीं, सेफ्टी, में ट्रेनिंग, यानी उनका स्टेटस हमेशा वो अपडेटेड रहे, ठीक है। गवर्नमेंट क्या चाहती है, टैक्स चाहती है गवर्नमेंट, सोसाइटी क्या चाहती है हमसे, जॉब अपॉर्चुनिटी, कि हम सोसाइटी को अच्छे अच्छे जॉब देते रहें, नहीं, डोनेशन देते रहें ताकि सोसाइटी आगे चले, एटसेट्रा। तो ये हमसे वो चाहते हैं, ठीक है भाई। चलिए, कंट्रीब्यूशन, मतलब हम उनसे क्या चाहते हैं,
इन्वेस्टर से हम क्या चाहते हैं कि पैसा लगाओ, फ्लेक्सिबल रहो, नहीं भाई अच्छा पैसा लगाओ, यानी हम उनसे चाहते हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट, हम उनसे चाहते हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट, राइट भाई। हम उनसे चाहते हैं कि आप अपना पैसा लगाओ और फ्लेक्सिबल रहो, मतलब जब हमें जरूरत हो तब आप रेडी रहो। मतलब ये नहीं है कि आप बीच में ही कहो कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम इन्वेस्टर से ये चाहते हैं कि यू आर सो फ्लेक्सिबल, ठीक है। कस्टमर से हम क्या चाहते हैं, लॉयल्टी। ध्यान से सुनना क्या मतलब है लॉयल्टी का। इसका लॉयल्टी का मतलब होता है कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें बाजार में, तो आप हमारे पर इतना भरोसा रखो कि वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, एक बार आप खरीद ही लो, तो वो रहता है लॉयल, यानी कस्टमर से अच्छा रिलेशन हो, इसका मतलब लॉयल हो, ठीक है, वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। ठीक बात है। सप्लायर से हम क्या चाहते हैं कि डिलीवरी ऑन टाइम दे, डिलीवरी वो ऑन टाइम दे, ऑन टाइम डिलीवरी दे हमारे को, क्योंकि अगर जल्दी डिलीवरी दे देगा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, डिले डिलीवरी देगा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो मैं चाहता हूं भैया टाइम से डिलीवरी दे, क्वालिटी दे, राइट भाई, टाइम से दे, क्वालिटी दे, और प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रखे, प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रखे, ठीक है भाई। हम उसके लिए कस्टमर हो गए ना। अच्छा, एम्प्लॉय से आप क्या चाहते हो, काम अच्छा करे, नहीं, वर्क इफेक्टिवली, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, वर्क इफेक्टिवली, नहीं भाई। ये नहीं कि आप उनको अच्छा पेमेंट दे रहे हो, एनवायरमेंट अच्छा दे रहे हो, तो वो काम ना करे ढंग से, तो आप उससे चाहते हो कि अच्छी तरह काम करे, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी चाहते हो, हाई प्रोडक्टिविटी, राइट। हाँ, दे शुड डू द वर्क बाय पैशन, बाय हार्ट, नॉट बाय टाइम। दे शुड डू द वर्क बाय हार्ट, नॉट बाय टाइम। ये नहीं है कि आप 10 से 6 पर काम करो, ठीक है, अपना 100% दो। गवर्नमेंट से हम क्या चाहते हैं, सिंप्लिसिटी, ज्यादा रूल्स रेगुलेशन ना लगाएं, नहीं, कॉम्प्लायंस इजी हो, इजी कॉम्प्लायंसेस हो, नहीं, मतलब हर चीज में लिटिगेशन, हर चीज में प्रोसीजर इतना ज्यादा टफ ना हो। सोसाइटी से हम क्या चाहते हैं, हाँ जी, हम क्या चाहते हैं सोसाइटी से, कोऑर्डिनेशन, राइट, ये हम सब चीजें चाहते हैं। ओके, क्लियर हो गया पार्ट भी। हाँ जी, अब कैसे पता चलेगा कि हम ये चीज हमें मिल रही है। ओके, अब आप ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट, देखो दो चीजें भी रह गई हमारे पास, वो भी हम बताते हैं, पर ये लिंक बन रहा है, इसको ऐसे समझो कि लास्ट में आप क्या चाहोगे कि ये चेक करना, परफॉर्मेंस मेजरमेंट लगाना कि क्या जो वो चाह रहे थे वो उनको मिला या नहीं मिला, तो वो कहलाएगा परफॉर्मेंस मेजर्स, ठीक है। मतलब कैसे पता लगेगा कि जो वो चाह रहे थे मिला नहीं मिला, यानी हाई रिटर्न, मतलब हाई आरओआई, हायर प्रॉफिट, अगर हम कमा रहे हैं तो उनको हाई रिटर्न देंगे, नहीं भी। कस्टमर जो हमसे चाह रहा था हाई क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी, प्राइस कम, कैसे पता चलेगा, नहीं उसके सेटिस्फेक्शन से, नहीं उसके रेटिंग से, वो हमें रेटिंग देगा, राइट। हाँ जी, कस्टमर कंप्लेंट, फीडबैक, उसका फीडबैक, उससे पता चलेगा हमारे को कि जो वो मांग रहा है वो हमें मिला या नहीं मिला। सप्लायर से कैसे पता चलेगा कि वो हमें, मतलब वो जो चाह रहा था कि हम उससे बल्क परचेज करें, ठीक है, वो हमसे बेटर, हम उसको बेटर प्राइस दें, कैसे पता चलेगा कि भाई उसकी जरूरत पूरी हो गई नहीं हो गई। हाँ जी, कंसिस्टेंसी, राइट,
कि अगर हम सप्लायर चेंज नहीं कर रहे, यानी वो हमें रेगुलर माल दे रहा है, तो पता लगेगा वो सेटिस्फाइड है। एम्प्लॉय, कैसे पता चलेगा वो सेटिस्फाइड है? यानी एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो, एम्प्लॉय टर्नओवर कम से कम हो, उसका एवरेज टाइम इन एम्प्लॉयमेंट, राइट। ओके, गवर्नमेंट से हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम उनको रेगुलर टैक्स दे रहे हैं? राइट, तो नो, हाँ जी, लिटिगेशन, ठीक है। सोसाइटी से कैसे पता चलेगा? ट्रिपल बॉटम लाइन लगा सकते हैं हम। ये हमारे हो गए परफॉर्मेंस मेजर्स। बोलो क्लियर हो गया पार्ट? अब देखो ध्यान से देखना जरा, 5 फेसेट थे हमारे, 5 पहलू। स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं हमसे, हम उनसे क्या चाहते हैं, ये दोनों बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान देना, स्ट्रेटेजी, ठीक है, मतलब जो स्टेक होल्डर हमसे चाहते हैं, राइट, उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी। स्ट्रेटेजी का मतलब रणनीति, युद्ध में जा रहे हैं तो हमें एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि हम युद्ध जीते, एक चक्रव्यूह की रचना करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब स्टेक होल्डर हमसे क्या चाहते हैं, स्टेक होल्डर में सारी चीजें आ गई, है ना। तो अब फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं स्ट्रेटेजी को समझाने के लिए। स्ट्रेटेजी का मतलब है कि हम शेयर होल्डर्स की जरूरत को पूरा करने के लिए, हम उनसे क्या चाहते हैं ये सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या रणनीति लगाई है, हमने क्या रणनीति लगाई है, क्या सोचा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो दिमाग में बैठ जाएगा कि मान लो एक कंपनी है, अब उस कंपनी ने अपने इन सबको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करा, एक प्रोडक्ट सोचा है, मोबाइल फोन, कि हम मोबाइल फोन बनाने के लिए एक फैक्ट्री खोलेंगे, राइट। अब उस फैक्ट्री के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टर से पैसा लेंगे, राइट। मोबाइल बनाकर बेचेंगे। अब जब मोबाइल बनाकर बेचोगे आप, ये आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, ठीक है। तो आप सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदोगे, एम्प्लॉइज को काम दोगे, प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर को बेचोगे, प्रॉफिट होगा, आप इन्वेस्टर को रिटर्न दोगे। यानी वो जो मोबाइल बनाकर कंपनी, मोबाइल बनाने वाली कंपनी बनाओगे, राइट, तो आप फैक्ट्री खरीदोगे, पैसा चाहिए, इन्वेस्टर से पैसा लोगे, नहीं, एम्प्लॉइज रखोगे, पहले आप रॉ मटेरियल लाओगे, सीक्वेंस समझो ना, रॉ मटेरियल लेकर आओगे, तो सप्लायर से अच्छा रिलेशन रखोगे, यानी उसकी जरूरत पूरी करोगे, उसकी आप जरूरत पूरी करोगे तो सप्लायर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, नहीं। फिर बनाओगे, बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज रखोगे, एम्प्लॉय की अच्छी पेमेंट दोगे, उनको काम दोगे, अच्छे वर्किंग कंडीशन दोगे, प्रोडक्ट बनेगा, बेचोगे, कस्टमर से पैसे लोगे, यानी कस्टमर की जरूरत भी पूरी हो गई, अच्छी क्वालिटी का सामान दोगे उसको, राइट। फिर प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट को भी टैक्स दोगे, गवर्नमेंट को भी टैक्स दोगे आप, और अगर प्रॉफिट हुआ तो सोसाइटी को भी डोनेशन दोगे, सोसाइटी के लिए भी काम करोगे, और अपने इन्वेस्टर को अच्छी रिटर्न दोगे। तो ये सब क्या कहलाया, स्ट्रेटेजी। बात समझ में आ गई? ये सब क्या कहलाया, मेरी स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यानी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओगे ताकि हम स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और हम जो उनसे चाहते हैं वो भी हमें मिल जाए, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजी आप बनाओगे, आप ये चेक करोगे क्या ये वर्किंग में है या नहीं है, खाली सोचने से नहीं होगा ना, क्या ये कम्युनिकेट हो गई सबको, क्या ये इंप्लीमेंट हो गई, क्या ये इवैल्यूएशन हो रहा नहीं हो रहा लगातार, तो ये सारी चीजें कहलाएगी स्ट्रेटेजी में। तो ये सब क्या कहलाएगा हमारा, स्ट्रेटेजी में, ठीक है भाई। तो स्ट्रेटेजी के बारे में लिख देते हैं हम, राइट भाई। हाँ जी, स्ट्रेटेजी मीन्स, हाँ जी, द पॉलिसी, ठीक है, दैट शुड बी फ्रेम्ड, पॉलिसी दैट शुड बी फ्रेम्ड, ठीक है, in order to, in order to, हाँ जी, satisfy, in order to satisfy all stakeholder, all stakeholder
नीड, सब स्टेक होल्डर्स की नीड को पूरा करे, ठीक है, एंड स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी जो हम चाहते हैं वो पूरा हो और वो जो चाहते हैं वो पूरा हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, इन ऑर्डर टू फुलफिल। आगे बात समझ में, यानी रणनीति बनाओ, ठीक है, राइट पे, दैट स्ट्रेटेजी, सच स्ट्रेटेजी, यानी हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करनी है जो जाके ये इंश्योर हो जाए कि सबकी जरूरत पूरी हो रही है उससे, नहीं, द स्ट्रेटेजी शुड बी, हाँ जी, implemented, communicated, strategy should be communicated, हाँ जी, to all managers, नॉर्मली सबको बता दो, ठीक है, और चेक करो कि वर्किंग में है या नहीं है, चेक करके देखो कि क्या वो स्ट्रेटेजी हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो कोई फायदा नहीं है ना, इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, प्रॉपर से इंप्लीमेंटेशन, राइट, और फिर रेगुलर उसको इवैल्यूएट करो, रेगुलर इवैल्यूएशन, राइट भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हाँ जी, एग्जाम्पल से समझ लो इसको, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक कंपनी, कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो चाहती है कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना, ठीक है, एक कंपनी wants to open a factory for manufacturing and sale of mobile phone, ठीक है, हाँ जी, इसके लिए क्या करेंगे, फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए क्या करेंगे वो लोग, द कंपनी, हाँ जी, अरेंज, हाँ जी, फंड्स अरेंज करेंगे, दूसरा, हाँ जी, परचेज करेंगे रॉ मटेरियल, ठीक है, लेबर अपॉइंट करेंगे, काम मिलेगा लोगों को, अपॉइंटमेंट ऑफ मैन पावर, फिर जब प्रोडक्ट बनेगा तो सेल करेंगे, कस्टमर से पैसा आएगा, कस्टमर हमसे सामान खरीदेंगे, राइट भी, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, राइट, प्रॉफिट होगा तो रिटर्न देंगे कस्टमर को, नहीं भाई, और डोनेशन देंगे सोसाइटी को, नहीं, हाँ जी, तो इसका मतलब हम एक ऐसी फैक्ट्री लगाकर क्या हम इन सबकी जरूरत को पूरा करेंगे, ये कहलाएगी हमारी क्या, एक स्ट्रेटेजी, दिस इज कॉल्ड अवर स्ट्रेटेजी, दिस इज कॉल्ड अवर स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि स्ट्रेटेजी को हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वर्किंग में है या नहीं, सबको कम्युनिकेट कर दी, क्या ये इंप्लीमेंटेशन हो गई, और रेगुलर उसका इवैल्यूएशन करते रहेंगे, तो ये कहलाएगी हमारी स्ट्रेटेजी, क्लियर पार्ट बेटा। आगे आता है प्रोसेस, अब स्ट्रेटेजी को सपोर्ट पूरा करने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, समझ गए बात, प्रोसेस का मतलब होगा कि हमें जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, जो स्ट्रेटेजी हमारी है कि हमें कंपनी लगाएंगे मोबाइल बनाने की, तो हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब पूरा जैसे पोर्टर वैल्यू चेन था, इनबाउंड पहले आर&डी करना पड़ेगा, पहले आपको आर&डी करना पड़ेगा कि भाई जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं क्या वो बाजार में बिकेगा नहीं बिकेगा, फिर इनबाउंड लॉजिस्टिक यानी सप्लायर सिलेक्ट करना पड़ेगा, सारी प्राइमरी एक्टिविटीज, फिर मेटल को लेकर प्रोडक्ट में भेजना, वो तो सोचा था हमें, तो हमारी स्ट्रेटेजी थी, ध्यान रखना, ये हमारी क्या थी, स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, कि हम ऐसा करेंगे, अब इसको लागू करने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा कि हम पहले आर&डी करें, फिर इनबाउंड लॉजिस्टिक करें, फिर कन्वर्शन, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारा प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा, और हर प्रोसेस के सब प्रोसेस होंगे,
और हर प्रोसेस के लिए आपको एक मैनेजर रखना पड़ेगा कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे, तभी तो हमारी स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी। खाली पहले स्ट्रेटेजी का ना सोचना, और प्रोसेस का मतलब उसको इंप्लीमेंट करना, एक्चुअली में फॉलो करना। ठीक है, तो यहां पर हम बात क्या करते हैं, प्रोसेस। अगला क्या आता है, प्रोसेस, राइट। हाँ जी, मतलब in order to support in order to support the strategy, राइट भाई, स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, मैंने कंपनी नीड्स टू फॉलो a systematic process, a systematic process, right। हाँ जी, that is, हाँ जी, R&D करनी पड़ेगी इसको, नहीं, इनबाउंड लॉजिस्टिक, राइट, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आफ्टर सेल सर्विस, मतलब सर्विस सेंटर खोलने पड़ेंगे, उसको सर्विस सेंटर खोलने होंगे ताकि वो सपोर्ट दे पाए कस्टमर को। तो ये सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, मतलब पोर्टर वैल्यू चेन फॉलो करना पड़ेगा उसको, पोर्टर वैल्यू चेन फॉलो करेंगे। हर प्रोसेस का सब प्रोसेस होगा, एवरी प्रोसेस, ठीक है, सब डिवाइडेड इन सब प्रोसेस। मतलब परचेज, R&D के लिए R&D का मैनेजर होगा, इसके लिए परचेज मैनेजर होंगे, नहीं भाई, HR डिपार्टमेंट होगा, सेलिंग डिपार्टमेंट होगा, उनको अथॉरिटी फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, मतलब फॉर एग्जांपल लाइक HRD डिपार्टमेंट जो लेबर अपॉइंट करेंगे, तो इनकी अथॉरिटी फिक्स करनी पड़ेगी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फिक्स करनी पड़ेगी। ओके, इसी तरह से परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, राइट, सेल्स मैनेजर, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। क्लियर बात भाई। तो स्ट्रेटेजी बनाना तो आसान है, रणनीति बना ली कि हम ये चक्रव्यूह डेवलप करेंगे। अब उसके लिए सेनापति भी तो तैयार करना पड़ेगा, सेना भी तो चाहिए, समझ गए। तो वो प्रोसेस, यानी सेना को ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी आपको कि पहले जाके ऐसे लड़ोगे। तो इसका मतलब अब जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है कंपनी बनाने की, उसके लिए प्रोसेस चाहिए। यानी आप पहले R&D करोगे कि आपका प्रोडक्ट बाजार में कैसे बिकेगा, क्या फीचर्स होंगे, कितनी इसकी लाइफ होगी, कितने कस्टमर होंगे। फिर सप्लायर सेलेक्ट करोगे, फिर मैन पावर सेलेक्ट करोगे, उसके लिए एक मैनेजर आपको चाहिए HRD में, राइट। फिर आफ्टर सेल सर्विस दोगे। तो ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, राइट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट रखोगे कि क्या ये सारा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। हो गया क्लियर। हाँ जी, अब प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटीज। प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी, योग्यता, नहीं। जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया था कि हम एक कंपनी बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग की, मोबाइल बनाकर बेचेंगे, ठीक है। उसके लिए प्रोसेस चाहिए। अब इन स्ट्रेटेजी बना ली, प्रोसेस लागू करना, इसके लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए। पता लगा कि भाई हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए सब काम के लिए, तो क्या कंपनी के पास इतने फंड्स हैं जो ये काम कर सकें? नहीं तो सब सोच बेकार हो जाएगी। क्या कंपनी के पास इतनी टेक्नोलॉजी, ठीक है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इतने रिसोर्सेज हैं जो इस प्रोसेस को पूरा कर सके? द कंपनी शुड हैव, हाँ जी, ये हमारे पास सपोर्ट के लिए, यानी प्रोसेस को लागू करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिसोर्स। कंपनी शुड हैव सफिशिएंट रिसोर्स, कंपनी शुड हैव सफिशिएंट रिसोर्सेस, ठीक है, टू एक्टिवेट, टू एक्टिवेट द
रिक्वायर्ड प्रोसेस, जो प्रोसेस आप कह रहे हो नहीं भाई कि हमें फैक्ट्री लगानी है, हमें ये सारे काम करने हैं, इसके लिए आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स होने चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड फंड्स। आपके पास फंड्स होना चाहिए, ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। इनके लिए परफॉर्मेंस मेजर करोगे कि क्या कंपनी के पास इतने फंड्स हैं या नहीं हैं, नहीं तो ये सारा काम बेकार हो जाएगा। क्लियर बात भाई? क्या हमने सोच लिया मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे, उसके लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या कंपनी के पास इतने 100 करोड़ रुपए हैं या नहीं, हम कहां से मैनेज करेंगे? ओके, चलो क्लियर बात बेटा। हाँ जी, लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन, कि ये सारे जो तथ्य हैं, फैसेट्स हैं, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये सारे आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब द कंपनी मस्ट फाइंड, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या हम सभी स्टेक होल्डर की जरूरत को पूरा कर पाएंगे, क्या वो हमें सेटिस्फाई कर पाएंगे, मतलब वो प्रॉपर कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए कि हमें जो स्ट्रेटेजीज चाहिए वो आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं हम, और उसके लिए जो प्रोसेस हमें चाहिए वो फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, और उसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड फंड्स हैं या नहीं। तो ये हमें देखना है परफॉर्मेंस प्रिज्म में, ठीक है। ऑल दीज फैसेट्स यानी तथ्य आर इंटरलिंक्ड एंड सपोर्ट ईच अदर यानी एक की परफॉर्मेंस दूसरे को इफेक्ट करती है, ठीक है, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि द कंपनी शुड आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है, हाँ जी, कि ऑल स्टेक होल्डर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, वो हमें कंट्रीब्यूशन कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑल दीज आर सपोर्टेड बाय प्रॉपर स्ट्रेटेजी, इनके लिए आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है या नहीं है, स्ट्रेटेजी को लागू करने के लिए आपके पास प्रोसेस है या नहीं है, और उसके लिए आपके पास कैपेबिलिटी है या नहीं है, राइट बे? क्लियर बात बेटा? ये कहलाता है हमारा परफॉर्मेंस प्रिज्म, ठीक है। चलिए मैं अब आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं। हाँ जी, हो गया। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या कहना चाहते हैं, ये लिसन, परफॉर्मेंस प्रिज्म ये एक सेकंड जनरेशन परफॉर्मेंस मेजरमेंट पैरामीटर है, एंडी लीनी और क्रिस एडम ने शुरू किया था। ये सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में फोकस करता है। जो दूसरे परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क है वो सिर्फ शेयर होल्डर और कस्टमर के बारे में चर्चा करते हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशन भी गैदर करते हैं, जबकि हमें इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि सिर्फ, हाँ जी, शेयर होल्डर और कस्टमर पर फोकस करने से काम चलेगा नहीं। कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें बाकी के जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी फोकस करना पड़ेगा। तो बाकी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, सप्लायर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट और सोसाइटी। तो यहां पर 5 फैसेट की बात करते हैं, ये तथ्य है। स्टेक होल्डर क्या चाहते हैं, हम उनसे क्या चाहते हैं, उसके लिए मैं क्या स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, उस स्ट्रेटेजी बनाने से काम नहीं चलेगा, प्रोसेस भी डिफाइन करना पड़ेगा और उसको लागू करने के लिए पैसे होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो हमसे चाहते हैं, मतलब इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, सोसाइटी, राइट, वो हमसे क्या चाहते हैं, हम उनसे क्या चाहते हैं, ओके। तो देखो अब ये कहता है क्विड प्रो क्यू, यानी जो दो वही लो आप, ओके। चलिए क्या करना चाहते हैं हम, इन्वेस्टर चाहता है अच्छी रिटर्न, नहीं, कस्टमर चाहता है अच्छा, सस्ता, टिकाऊ, बढ़िया, यानी क्वालिटेटिव गुड्स मिले, ठीक है। सप्लायर क्या चाहता है कि मैं उससे ज्यादा सामान खरीदूं, राइट भाई, और अच्छा रिलेशन रखो, मतलब पेमेंट उसको टाइम से दूं। एम्प्लॉय तो ऑब्वियसली हायर पेमेंट चाहेगा, वर्किंग कंडीशन चाहेगा, ट्रेनिंग भी चाहेगा ताकि उसको नॉलेज अपडेट होते रहे। गवर्नमेंट टैक्स चाहते हैं, सोसाइटी हमसे डोनेशन चाहती है और जॉब अपॉर्चुनिटी चाहती है। अब हम क्या चाहते हैं उनसे, ये भी तो देखें, क्विड प्रो क्यू है, हम चाहते हैं कि वो फ्लेक्सिबल हो, जब चाहे हमें जब पैसा मिल जाए। कस्टमर से हम क्या चाहते हैं भाई, वो हमारा सामान खरीदें, लॉयल रहे हमारे प्रति, नहीं भाई,
लॉयल का मतलब होता है कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च करें तो वो सबसे पहले हमसे खरीद ले, मतलब दूसरे कस्टमर को भी रेफर करें। हम सप्लायर से क्या चाहते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी दे, वो हमारे को क्वालिटेटिव मटेरियल दे। ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब सर पहले दे देगा तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, बाद में देगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। एम्प्लॉइज हम क्या चाहते हैं, मन लगा के काम करे, पैशनेट हो, इफेक्टिव वर्किंग हो। गवर्नमेंट से हम क्या चाहते हैं कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन सिंपल बनाए, इतना कॉम्प्लेक्स ना करे कि हम काम ही ना कर पाए, ठीक है। हाई टैक्स बर्डन ना लगाएं, मतलब हर चीज पर टैक्स ना लगाएं। सोसाइटी से हम क्या चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ठीक है। अब हाँ जी, एक मिनट लास्ट में कहेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इन सब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, मतलब हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि हम शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, वो हमसे जो चाहते हैं वो दे सके, हम उनसे जो चाहते हैं वो मिल सके। और जो स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे वो प्रॉपर कम्युनिकेटेड हो, प्रॉपर इंप्लीमेंटेड हो, प्रॉपर वर्किंग हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम एक मोबाइल फोन बनाकर बेचेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R&D करनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे को इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक करना पड़ेगा, आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी। मतलब सॉरी, हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हम जो भी फैक्ट्री लगाएंगे कि हम एक प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहते हैं जैसे मोबाइल फोन, तो उसके लिए हम जब फैक्ट्री लगाएंगे तो पहले फंड्स अरेंज करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, मैन पावर अपॉइंट करेंगे, कस्टमर को बेचेंगे सामान, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न देंगे, तभी सोसाइटी को हम डोनेशन दे पाएंगे। इसका मतलब ये सारी स्ट्रेटेजी करने से, मतलब जब फैक्ट्री लगाओगे तो उस फैक्ट्री लगाने से, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, उस फैक्ट्री के लगाने की स्ट्रेटेजी से हम इन सब की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, हम इन सब की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, सबको काम मिल जाएगा। भाई जब माल खरीदोगे सप्लायर से, इसकी जरूरत पूरी हो गई, माल बेचोगे कस्टमर को, इसकी जरूरत पूरी होगी, पैसा चाहिए, इन्वेस्टर आपके पास पैसा लगाएगा, प्रॉफिट लगा के उसको कमा के दोगे, एम्प्लॉय को काम दोगे आप, नहीं गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, सोसाइटी को डोनेशन दोगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी हो गई। बट नॉर्मली हम क्या, ये तो एग्जांपल के थ्रू समझाया था। स्ट्रेटेजी का मतलब कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे जो सबको कम्युनिकेट करेंगे मैनेजर को, ताकि इंप्लीमेंट हो सके और टाइम टू टाइम इवैल्यूएट कर सके। अब खाली सोचने से काम नहीं होगा ना, उसके लिए प्रोसेस चाहिए आपको, मतलब आपको एक प्रोसेस चाहिए सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेटेजी को लागू करने के लिए। मतलब पहले आप R&D करो, इनबाउंड करो, आउटबाउंड करो, आफ्टर सेल सर्विस दो। तो ये हर प्रोसेस आपका सब प्रोसेस में डिवाइडेड होगा, उसके लिए कोई मैनेजर अपॉइंट करोगे ताकि वो उसको एक्टिवेट कर सके। प्रोसेस को लागू करने के लिए, प्रोसेस को लागू करने के लिए मतलब पोर्टर वैल्यू चेन आप फॉलो करोगे ना, प्रोसेस को लागू करने के लिए कैपेबिलिटी, आपके पास फंड होने चाहिए। मान लो आपने सोच लिया कि मैं फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए आपके पास 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो उतना पैसा होना चाहिए, उतने रिसोर्सेज, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, राइट। तो ये कहलाएगा हमारा 5 फैसेट। अब लास्ट में परफॉर्मेंस मेजर, आप सबको चेक करोगे कि क्या जो जो हमने सोचा था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। इन्वेस्टर ने हमसे डिमांड करी थी कि हाई रेट ऑफ रिटर्न, क्या उनको मैंने हाई रेट ऑफ रिटर्न दी, क्या कस्टमर सेटिस्फाइड हुए, कैसे पता चलेगा, उनकी कंप्लेंट से, उनके फीडबैक से, उनकी रेटिंग से। क्या सप्लायर सेटिस्फाई हुआ, कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी है ये नहीं है, ठीक है। मान लो सप्लायर ने हमें मटेरियल देना बंद कर दिया, तो इसका मतलब वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है। एम्प्लॉय टर्नओवर हमारी कम होनी चाहिए, अगर मैं उसको सही से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सही पेमेंट दे रहा हूँ, सही वर्किंग कंडीशन दे रहा हूँ, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं, गवर्नमेंट से कैसे पता चलेगा हमारे को कि कोई लिटिगेशन ना हो, और सोसाइटी का मतलब ट्रिपल बॉटम लाइन चेक कर सकते हैं। तो ये परफॉर्मेंस मेजर्स आप लगा सकते हो। बोलो क्लियर हो गया। तो ये कहलाता है हमारा परफॉर्मेंस प्रिज्म। चलिए अब हम आते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड पर। ओके, देखिए ये आ जाओ पेज नंबर 120, 8.120। देखो बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब क्या है, ठीक है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है भाई, जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट से क्या पता लगता है कि भाई हम अपने शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग है, प्रोस्पेक्टिव है, उनको ये बताते हैं कि हमारी कंपनी में हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। अगर आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपको हम अच्छा रिटर्न दे पाएंगे, क्योंकि अभी तक हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब एक तरह से सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ फोकस होगा, बैलेंस शीट से सिर्फ ये पता लगेगा। पर कई बार हमें शेयर होल्डर्स को ये भी बताना होता है कि हम प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं, ठीक है, साथ साथ में हम कस्टमर का भी ध्यान में रख रहे हैं, साथ साथ में और चीजें भी हमारे पास हैं। मतलब केवल प्रॉफिट कमाना ही हमारा पर्पस नहीं है, हम
ठीक है, आप पैसा लगा रहे हो हमारी कंपनी में, अच्छी रिटर्न आप उम्मीद करते हो, बट उनके दिमाग में ये बिठाना होता है कि ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, मतलब हम इतने स्ट्रांग हैं कि 1 साल 2 साल तक आपको रिटर्न नहीं देंगे, एक लॉन्ग टर्म तक रिटर्न देंगे। तो ये बात कैसे दिमाग में बिठा पाओगे भाई? जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, नहीं तो उस अब एक पर्टिकुलर क्लास में या पर्टिकुलर पेपर में अगर उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे हम जज नहीं कर पाएंगे कि वो एक डायनामिक पर्सनालिटी वाला बंदा है, राइट? तो उसको सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने होंगे, उसके और चीजें भी देखेंगे, है ना? तो यहां पर भी हम कंपनी के बारे में यही बात करना चाहते हैं कि भाई जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। तो ये कैसे शेयर होल्डर्स के दिमाग में बैठाओगे कि हमारा प्रॉफिट, अर्निंग कैपेसिटी, पेइंग टू यू एज ए डिविडेंड, हमारी ये लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी है, हम कंपटीटर से आगे ही रहेंगे हमेशा, ये उसको कैसे विश्वास दिलाओगे? तो उसके लिए एक अलग से स्टेटमेंट बनाते हैं हम, जिसका नाम है बैलेंस स्कोर कार्ड। इसमें बैलेंस बना के चलते हैं हम। जो दूसरा एस्पेक्ट है, हम अपनी इंटरनल, हम अपनी इनोवेशन के बारे में, हम अपने कस्टमर को कितना अच्छा मेंटेन रखते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर हमारा मेंटेन रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, उसकी शिकायतें हमारे प्रति कम रहेंगी, वो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, ये सारी बातें अगर हम शेयर होल्डर्स को बताएंगे तो उसका विश्वास हमारे प्रति जम जाएगा और वो अपना इन्वेस्टमेंट हमारे यहां करने को तैयार हो जाएगा। केवल प्रॉफिट को देखकर उसको लगेगा कि यार आज तो प्रॉफिट कमा रही है, क्या गारंटी है कि कल कमाए? तो ये एंश्योर करवाने के लिए उसको, ये उसके मन में विश्वास बिठाने के लिए हम और 3 चीजों का सहारा लेते हैं कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड है, हमारी इंटरनल स्ट्रांगनेस बहुत अच्छी है, हम हमेशा नए की तरफ भागते रहते हैं। तो उन चीजों को अगर हम बैलेंस लेके चलें अलोंग विद द फाइनेंशियल, तो जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। यानी एक ऐसा मेथड है जो हमारी परफॉर्मेंस को मेजर करके देता है। परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि हम कितना कस्टमर को सेटिस्फाई रखते हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, उस संदर्भ में हमारी परफॉर्मेंस को दिखाता है, राइट भाई? हम नए काम के प्रति कितने अग्रसर रहते हैं, हमेशा कंसर्न रहते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस इन सब के प्रति कितनी अच्छी है, ये एक जो स्टेटमेंट बना के देते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। हालांकि आप कह सकते हो कि बैलेंस शीट में सब चीजें होती हैं, बट बैलेंस शीट में ये सारी चीजें हाईलाइट नहीं होती है ना, और बैलेंस शीट एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। तो ये बेसिकली स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट हम इसलिए दिखाते हैं शेयर होल्डर्स को ताकि वो अट्रैक्ट हो, ताकि वो अपना पैसा हमारी कंपनी में लगाए और ये जज कर पाए कि हमारी परफॉर्मेंस देखो कितनी अच्छी है, राइट? तो ये कह सकते हो कि केवल आप कैपिटल एम्प्लॉयड लगा दोगे, अच्छी मशीनें लगा दोगे, सिर्फ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ले लोगे केवल, तो उससे आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। आपको अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए जो दूसरी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, समझ रहे हो? इंटेंजिबल का मतलब कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, ये भी तो आपकी एसेट्स है, राइट? कितना आप नया इनोवेटिव काम करते रहते हो हमेशा, कितनी आपकी प्रोडक्टिविटी रहती है, तो ये भी तो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है ना, इनको भी आपको अच्छी तरह परफॉर्म करके रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा इंटेंजिबल एसेट्स के प्रति हमारा कंसर्न। और केवल ये नहीं है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में पैसा लगा दिया तो आपका बिजनेस बल्ले बल्ले हो जाएगा, नहीं। तो हम एक ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं जिनमें हम 4 पर्सपेक्टिव को देखते हैं, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल और इनोवेटिव लर्निंग। इनोवेटिव लर्निंग ग्रोथ कितनी हमारी, ठीक है? तो जब ये चारों मिलकर काम करते हैं तो और हमारी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं, तो ये हमारे एक तरह से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंडिकेट करता है और शेयर होल्डर्स का विश्वास जीत पाते हैं हम, राइट? इसको बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूं, ये एक रिपोर्ट कार्ड होती है कंपनी की, राइट? ये एक परफॉर्मेंस पैरामीटर है भाई। जैसे एक स्टूडेंट है तो उसकी रिपोर्ट कार्ड क्या है, अगर आप उसमें ही देखोगे भाई हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, तो लगेगा ये पढ़ाकू है, नहीं। पर और थोड़ी चीजें देखनी है,
कि भाई उसकी अटेंडेंस भी देखनी है, उससे जो दूसरे सहपाठी हैं उसके वो कितने सेटिस्फाई रहते हैं, उसके टीचर उससे कितने सेटिस्फाई रहते हैं, तो ये देखना पड़ेगा हमारे को उसके बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से, कि अगर उसका फ्रेंड या उसके टीचर उसको उससे इंटरेक्ट करते हैं, उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं या उससे कुछ हेल्प लेते हैं उसके सहपाठी फ्रेंड्स, तो वो कैसे रिएक्ट करता है ना। तो ये सब चीजें हमें अलग अलग देखनी है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसकी चारों चीजें मुझे देखनी है। क्या क्या? कि वो उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी हमारा फाइनेंशियल, उसकी रेगुलरिटी कैसी है, उसके वो अपने फ्रेंड्स को कितना अच्छा लगता है, यहां पर कंपनी के लिए कस्टमर, कि कस्टमर उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसका इंटरनल स्ट्रांगनेस, यानी वो इंटरनल स्ट्रांगनेस मतलब उसका आईक्यू लेवल, इसका मतलब कितना वो इम्यून सिस्टम उसका कितना अच्छा है, कितना वो हेल्दी रहता है, कितना फिट रहता है, वो कितना वो फिजिकल फिट रहता है, क्योंकि फिजिकल फिट होगा तो उसमें एनर्जी रहेगी ना, ये देखना है हमारे को। तो वो इंटरनल कंपनी का, वो देखेंगे हम इंटरनल कंपनी के बारे में। वो हमेशा कैसे पढ़ता है चीजों को, रटता है या हर बार वो देखता है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब उत्सुकता रहती है नई 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 चीजें जानने के बारे में, नए तरीके से करने के बारे में, मतलब उसके दिमाग में हमेशा एक लर्निंग, एक इनोवेशन वाला रहता है। तो ये चीजें हम उसमें देखेंगे तो कहेंगे हाँ भाई उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। यही बात कंपनी के बारे में देखेंगे कि कंपनी में कितनी इनोवेशन पावर है, यार एक पुराने ढर्रे पर चली जा रही है, कितना वो अपडेशन रहते हैं। तो ये चार चीजें जब हम देखते हैं और जो हम एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। बोलो बात समझा की? चल, तो क्या कहना चाहते हैं देखिए। हाँ जी, आज के डेट में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना, ठीक है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ये नहीं होगा कि सिर्फ आप कैपिटल लगा दो। कॉम्पिटिटिव मतलब दूसरों से बेहतर सिर्फ पैसा लगा के नहीं कर सकते आप काम। क्या आपने अच्छी अच्छी मशीनें लगा दी, नहीं, आपने अच्छा प्लांट, अच्छा पैसा लगा दिया, सही, तो आप दूसरों से बेहतर हो जाओगे? नहीं। मतलब कोई भी स्टूडेंट है अगर वो मतलब सिर्फ अच्छी जगह कोचिंग ले ले, खुद भी तो पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो नहीं? केवल वो बहुत सारी बुक्स खरीद ले उससे उसकी परफॉर्मेंस जजमेंट नहीं होगी ना, ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए ये कॉम्पिटिटिव सक्सेस चाहिए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि केवल फिजिकल नहीं, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें क्या करना है, मोबिलाइज करना है, एक्सेलरेट करना है, एक्सप्लॉइट करना है इनटेंजिबल इनविजिबल एसेट्स को। कौन सी होती है इनटेंजिबल? जो दिखाई ना दे, यानी कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, ये हमारी एसेट्स है। नहीं, हम इंटरनल कितना स्ट्रांग होंगे, कितना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, कितना हमारे में इनोवेशन वाले थॉट रहेंगे, ये मेरी इंटेंजिबल एसेट्स है जो दिखाई नहीं देगी ना, मेरा कॉन्फिडेंस मेरी एसेट्स है, ठीक है। तो जो हमें आगे डिसाइसिव फैक्टर बनेगी, क्लियर। तो ये कहना चाहते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड में। तो यहां पर हम बात करें तो 4 पर्सपेक्टिव की बात करते हैं वो, ठीक है। देखिए अब आगे, हाँ जी, देखिए हम कहते हैं 4 पर्सपेक्टिव हैं, ओके। एक है हमारे पास, ध्यान से सुना, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, दूसरा है कस्टमर पर्सपेक्टिव, इनोवेशन, लर्निंग, ग्रोथ, एंड देन फाइनेंशियल, ठीक है भाई। तो एक बार जरा शॉर्ट में मैं आपको लिखवा भी देता हूं थोड़ा सा ताकि दिमाग में रहे। बैलेंस स्कोर कार्ड, ठीक है, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है। ये क्या है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट
सिस्टम है। ओके, हाँ जी। ये कैसा स्टेटमेंट है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ठीक है, इन रिलेशन टू हमारी परफॉर्मेंस को दिखाता है, ठीक है, इन रिलेशन टू हाँ जी शॉर्ट टर्म as well as लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं, पर लंबे समय तक प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस के तरीके से, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर के तरीके से, आगे बढ़ने की ललक के तरीके से, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मींस शॉर्ट टर्म here means just profitability, just profitability। कभी आप शेयर होल्डर्स को बोलोगे कि हमने प्रॉफिट कमाया, तो ठीक है आज कमा रहे हो ना, कल कमाओगे, कितना आप लंबे समय तक दौड़ोगे, राइट। तो वो डिपेंड करता है आपकी थोड़ी सी और बातों पर। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, राइट। इन एडिशन टू प्रॉफिटेबिलिटी, in addition to profitability, हाँ जी क्या, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, राइट, which ensures long term survival, which ensures long term survival। अगर कस्टमर, अगर शेयर होल्डर्स को यह विश्वास हो जाए कि हम लंबे समय के घोड़े हैं, लंबे समय तक चलेंगे, तो वो अपना पैसा लगाएगा, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होगा यहां पर, इंटेंजिबल एसेट्स here means हाँ जी कस्टमर का हमारे प्रति विश्वास, नहीं, कस्टमर्स का लॉयल होना, राइट, हाँ जी, सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई आप भी कहोगे ना कि छोटा दुकानदार है, नहीं बहुत छोटी सी दुकान है, ठीक है, बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, पर वो भाई कितना समय चलेगा, समझ रहे, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बहुत अच्छा नेटवर्क होगा, समझ रहे, नेटवर्क इनका जितना अच्छा होगा उससे पता लगेगा ना कितने लंबे समय तक चल पाएंगे, नहीं। वर्किंग स्टाइल इनोवेटिव, वर्किंग स्टाइल इनोवेटिव, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी होनी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, ये सब हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, तब शोल्डर्स का विश्वास बनेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड इज ए रिपोर्ट कार्ड, इज ए रिपोर्ट कार्ड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट भी, हाँ जी, प्रेजेंटेड, published along with the balance sheet, along with the financial records, ठीक है। हालांकि स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी हम शेयरहोल्डर्स को दिखाना चाहते हैं ना हमारी ग्रोथ कितनी है, राइट, हम इंटरनल कितना स्ट्रांग है, हमारे कस्टमर हमसे कितना सेटिस्फाइड रहते हैं,
क्लियर बात। तो ये कहलाता है बैलेंस स्कोर कार्ड। मतलब बैलेंस, हम चार चीजों को बैलेंस लेके चलते हैं, हम चार चीजों को बैलेंस लेके चलते हैं। इसमें हमारा फीडबैक भी शामिल होता है कस्टमर से, तभी तो हमारी कस्टमर लॉयल्टी, हमारी एसेट्स बनेगी। ठीक है, हाइट। इट इंक्लूड्स 4 पर्सपेक्टिव। ये एक बार फटाफट नोट कर लो। हाँ जी, इट इंक्लूड्स 4 पर्सपेक्टिव। It includes 4 perspective. That is financial perspective, ठीक है। हाँ जी, कस्टमर पर्सपेक्टिव, ओके, एंड देन इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, एंड चौथा है आपका लर्निंग ग्रोथ हाँ जी, लर्निंग ग्रोथ एंड इनोवेटिव पर्सपेक्टिव। ओके, ये 4 पर्सपेक्टिव हमें समझने हैं।